Hello everyone. Once again, I welcome all of you in this video. Today we will discuss about a very important topics related to the chapter number 4, that is thermodynamics. Once again, the weightage of this chapter as far as your HSC board examination is concerned is the 7 marks. Okay, first 4 चैप्टर पहले चारों ही चैप्टर का वेटेज बोर्ड ने 7 7 7 मतलब 7 7 7 मार्क्स दिया। मतलब टोटल पहले 4 चैप्टर्स अगर आप अच्छी तरीके से कर ले तो विथ ऑप्शन आपको 28 मार्क का पेपर सॉल्व करने को मिल जाएगा। क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्विक रिव्यू of the chapter number 4, that is thermodynamics. देखो, in the last year examination most of the part of this chapter is related, but chapter बहुत ही interesting है और बहुत बढ़िया chapter है for the board also and the entrance point of view is also. अब यहाँ पे अच्छी तरीके से देखो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि ये करो करो, बट मैं बोल रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। इट विल रियली हेल्पफुल फॉर यूर द NEET and JEE examination. Okay, but now this video that I am going to record it is only and only for the state board point of view. Okay, so let's discuss about the thermodynamics now. तो क्विक रिव्यू के पहले आई विल शो यू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। तो इस चैप्टर में देखो, ये रिसेंटली 2020 का 2022 का क्वेश्चन पेपर है। तो उसमें थर्मोडायनामिक्स में देखो, ये बहुत ही इजी एक एमसीक्यू पूछा गया था 1 मार्क के लिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कंसर्न विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन और डेफिनेटली ऑप्शन बी करेक्ट था, दैट इज व्हाट एनर्जी। तो यहाँ पे एक एमसीक्यू पूछा गया था प्रीवियस ईयर, तो इस साल भी एक एमसीक्यू पूछा जाएगा श्योर। देन नेक्स्ट चांसेस देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था इस टॉपिक के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 1 मार्क में तो कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, बट सेकेंड इसमें इस चैप्टर के ऊपर, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स में, तो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, ओके, एंड गिव एनी टू टाइप्स ऑफ इट, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मतलब क्या होता है एंड उसके 2 टाइप्स बताओ। क्लियर। हम हमारे इसमें 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमें लर्न करने हैं, दैट इज व्हाट आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, देन आइसो अपना एडियाबेटिक प्रोसेस एंड दी आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, चारों प्रोसेस में 2 एक्सप्लेन करने थे आपको, उसके टाइप बताने थे, इसके लिए आपको 2 मार्क मिलने वाले थे। ठीक है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन था। उसके बाद में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है एंड थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। एक्चुअली ये जो चैप्टर का क्वेश्चन एक्सपेशली डील्स विद थर्मल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन इसका डील करता है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब कुछ नहीं, ये 2 सिस्टम आपके पास में, दोनों का टेम्परेचर अगर सेम है तो कुछ थर्मल इक्विलिब्रियम में है बोथ द सिस्टम, ऐसे सिर्फ लिखना था। सिर्फ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में पिछले बार बच्चे ने ये नहीं लिखते हैं, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कुछ नहीं, अगर कोई किसी नेट बॉडी के ऊपर फोर्स अगर 0 है तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज इन द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ओके, तो दोनों को कंपैरिजन करके क्वेश्चन पूछा गया था इंटर, तो ये क्वेश्चन भी इजी था वैसे। तो ये सिर्फ आपको थर्मोडायनामिक्स में रिलेटेड देखो, 2 और ये 2 4 और एक 5 मार्क्स का एक सिर्फ ये आपको आया था। क्लियर। तो बहुत कम आया था। उसके बाद इसके ऊपर कोई डेरिवेशंस और कोई 2 मार्क और न्यूमेरिकल टाइप कोई क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर नहीं मिला। देन बट फॉर द 2020 यानी कि 2023 के लिए मैं बताने जा रहा हूँ अभी, वो क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाओ। तो आते हैं क्विक रिव्यू के ऊपर वंस अगेन। तो क्विक रिव्यू में आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस सबसे पहले बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के डेफिनेशन वगैरह ये तो अभी रीड करने का टाइम नहीं है आपको। ठीक है, सीधे डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ आपको कि थर्मोडायनेमिक में अगर पूरा थर्मोडायनेमिक का डेफिनेशन नहीं, बट एटलीस्ट सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, ये अच्छी तरीके से रीड कर लो। ठीक है। देन देखो, आते हो तो इस सबसे पहले आपको सिस्टम के बारे में पता चल गया, टाइप्स ऑफ सिस्टम पता है, देन सराउंडिंग पता है। तो देन वेरी इंपॉर्टेंट देखो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस बार 1 मार्क के लिए आ सकता है। ठीक है, 1 मार्क नहीं तो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, इसको पढ़ के जाओ। अगर लॉ लिखना है तो लॉ के बाद में ये डायग्राम जरूर ड्रॉ करना कि ये 3 बॉडी दिखा देना, A B C। ठीक है, लॉ बहुत सिंपल है। अगर ये 2 बॉडी अगर तीसरे के साथ में इक्विलिब्रियम में है तो ये 2 बॉडी भी एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हो जाती है और होती है। तो ओके, तो ये था आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 1 मार्क के लिए आ सकता है। क्लियर। ये बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में आपको 3 लॉ दिए हैं, पहले तो जीरोथ लॉ, उसके बाद में फर्स्ट लॉ एंड दी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, देन फर्स्ट लॉ के बारे में बताने के बाद में आपको फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ के बताने के बाद में अभी फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। बट फर्स्ट लॉ डायरेक्टली आप पढ़ नहीं सकते, उसके
को समझने के लिए आपको पहले ये बेसिक कंसेप्ट समझना जरूरी होता है कि हीट क्या होता है, देन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। एंड उसके बाद एक बड़ा सेक्शन है आपको वो, यानी कि जब थ्योरी आप पढ़े होंगे क्योंकि क्लास में पढ़े होंगे, तो एक वर्क डन का, ठीक है। तो सबसे पहले हीट क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, देन वर्क डन, ये क्या होते हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इनके साइन कन्वेंशन आपको याद रखने पड़ेंगे फॉर फिजिक्स के थर्मोडायनामिक्स के लिए, क्लियर। तो ये बेसिकली क्विक रिव्यू में बताया गया है कि एडेड टू द सिस्टम शुड बी पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ रही है सिस्टम के तो दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, क्लियर। वर्क डन, अगर सिस्टम से वर्क डन हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो ये पॉजिटिव, स्पेशली एक्सपांशन में हम यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं। अगर वर्क सिस्टम के ऊपर हो रहा है, मतलब कंप्रेशन हो रहा है, तो वर्क डन हम निगेटिव लेते हैं, क्लियर। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए फॉर अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ, देन वी विल जंप ऑन दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिछली बार नहीं आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर बनना है तो जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, नहीं तो ये सेकंड लॉ, तीनों में से तो एक क्वेश्चन लॉ के ऊपर आपको फाइनल पेपर में लिखना पड़ेगा, लॉ लिखना पड़ेगा, ठीक है। जीरोथ लॉ बता दिया, फर्स्ट लॉ के बारे में यहाँ पे मैथ, और लॉ लिखने के बाद में आपको ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा एक रिप्रेजेंटेशन अच्छा बन जाता है, उसके मार्क्स भी यानी कि अच्छे खासे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, स्टेटमेंट भी लिखना है, पता है सबको। अगर आप सिस्टम में डाल रहे हो, एडेड टू द सिस्टम, देन फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूज्ड फॉर इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, देन रिमेनिंग एनर्जी इट इज यूज्ड फॉर डूइंग द वर्क डन, ठीक है। देन ये लॉ के बाद में, ये फर्स्ट लॉ आपको होने के बाद में इसके न्यूमेरिकल, ठीक है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, यानी कि बैचेस में अगर सॉल्व किए हैं तो आपको इसके ऊपर एंट्रेंस में तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, बट यहाँ पे भी अगर न्यूमेरिकल पूछा जाता है फर्स्ट लॉ के ऊपर क्वेश्चन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बन सकता है। देन आते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में आपको टोटल मतलब आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। ये पिछले साल आया हुआ है कि, बट वो शॉर्ट में पूछा था, उन्होंने इन डिटेल किसी का वर्क डन यानी कि किसी एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करने को नहीं बोला था पिछली बार, ओके। तो आपको कोई भी एनी टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस को आपको बताना था। तो प्रोसेस मतलब क्या होते हैं कि ये कुछ नहीं, सिस्टम के जो वेरिएबल होते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स में कैसे चेंज हो रहे हैं, ओके, अंडर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस चेंज हो रहे हैं, तो उसको ही हम थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस का नाम देते हैं, क्लियर। तो चेंजेस, अभी यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये आपका वर्क डन, कि व्हाट इज द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड व्हाट इज द वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, व्हाट इज द वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड व्हाट इज द वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसके ऊपर डेरिवेशन, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, क्लियर, ये डेरिवेशन आईएमपी रहेगा, that is work done in isothermal process and what is the work done in adiabatic process, or question may be asked in this manner, derive the expression for the work done in adiabatic process or isothermal process, कोई भी एक पूछ सकता है। नहीं तो आपको बोल सकते हैं कि explain आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस इन डिटेल। तो किसी एक प्रोसेस अगर पूछते हैं तो आपको पहले तो वहाँ पे क्या कांस्टेंट होता है, उसके बाद में उस प्रोसेस में फर्स्ट लॉ किस तरीके से बिहेव करता है, पीवी टाइप ग्राफ क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, तो ये सारी बातें उस प्रोसेस में लिखनी पड़ेंगी। इवन तो वर्क डन का एक्सप्रेशन भी डिराइव करना पड़ेगा अगर ये 4 मार्क के लिए आता है तो, क्लियर। और 3 मार्क के लिए भी आपको इतना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बार मैं श्योरली बोल रहा हूँ कि इन दोनों के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है कि एक तो वर्क डन पूछा जाएगा आइसोथर्मल का, नहीं तो एडियाबैटिक का, नहीं तो ये अगर 2-3 मार्क के लिए इसका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबल अकॉर्डिंग टू मी आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक के ऊपर इस साल डेफिनेटली 101% एक क्वेश्चन बनेगा। देन नेक्स्ट आते हैं तुम्हारा ये आइसोबारिक और आइसोकोरिक, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं, पढ़ के जाओ। हाँ, देन रिवर्सिबल, इसका भी डिफरेंस आ सकता है तो वो भी आप पढ़ के जाओ, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस का, ठीक है। देन आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, पिछली बार तो कोई इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं था, तो इस बार मैंने बोला है पहले से, फर्स्ट सेकंड नहीं तो थर्ड में से एक लॉ तो आपको लिखना ही पड़ेगा पेपर में। तो ये तीनों भी लॉ अच्छी तरीके से बिल्कुल प्रिंट करके जाओ, यानी कि अच्छी तरीके से माइंड में बिठा के जाओ, केल्विन, ओके, IMPA, ठीक है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या होता है, कॉसियस स्टेटमेंट, 101%, ओके। बोल रहा हूँ कि ये दोनों में से एक कुछ ना कुछ रह सकता है क्योंकि पिछली बार नहीं था,
तो केल्विन प्लैंक, गॉसियस स्टेटमेंट, ये दोनों में से कुछ ना कुछ था, क्योंकि सेकंड लॉ के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बना था, तो ये इस बार बन नहीं है फिक्स। गॉसियस स्टेटमेंट क्या होता है एंड केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। देन इसमें तो दो ही पार्ट दिए आपको, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। देन हीट इंजन में ये इसका न्यूमेरिकल, इसकी इफिशियंसी का, हीट इंजन में एक तो इसका एमसीक्यू बनेगा, नहीं तो 1 मार्क के लिए क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन बनेगा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल भी बन सकता है। इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन, ये ईटा का फॉर्मूला 1 माइनस तुम्हारा T2/T1, ठीक है, T2/T1, क्लियर। तो ये आपको करना ही करना है। देन उसके बाद में रेफ्रिजरेटर का डायग्राम पूछ सकते हैं 1-2 मार्क में कहीं ना कहीं, तो भी ये दोनों भी है, आपको दोनों भी पढ़ के जाना है। बेसिकली मैं बोल रहा हूँ ये ईटा का फॉर्मूला, और यहाँ पे एक्चुअली बीटा होता है, बट इन्होंने बोला है ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, बट इन्होंने बोला है कि तो ये इसका भी फॉर्मूला आपको प्रिपेयर करके जाना है। तो ये था आपका थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के रिलेटेड। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट्स भी भेज सकते हो, ठीक है। एंड वंस अगेन आई विल रिवाइज दिस चैप्टर कि क्या क्या करता है। तो मैंने बोला फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ है, तीनों लॉ में से एक लॉ फिक्स लिखना ही है, पेपर में आने वाला है, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, ये हो गया। हीट इंटरनल एनर्जी, वर्क डन की कंसेप्ट पढ़नी है, वर्क डन के न्यूमेरिकल आ सकते हैं क्योंकि बोर्ड ने एक्सरसाइज में दिए हैं वर्क डन के न्यूमेरिकल। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में मैंने बोला ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, इसके वर्क डन पूछे जा सकते हैं। आइसोबारिक आइसोबारिक कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर भी एक बार और लोग करके तो पता चल जाएगा कि क्या होता है, बहुत ईजी है। देन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चांसेस कम है, बट इसका डिफरेंस करके जाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।